हाँ, गुड नून बच्चों, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस का टॉपिक है और पेपर है फोर्थ स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफरेंट मेथड्स, यानी पेपर फोर्थ है और उसकी यूनिट कौन सी पढ़ेंगे अपन? फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अपन और उसमें भी क्या करेंगे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, रोटेशनल वाला पार्ट डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले मैं बता दूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फिजिकल स्पेक्ट्रा आता है ना, उसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है भाई, NMR, ESR, ये सब आते हैं। तो अब यूनिट फर्स्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपन क्या? सबसे पहली बात तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ये चीज़ पता होना चाहिए अपन को। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं बता दूं आपको, एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए अपन ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक के कंपाउंड, उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं स्ट्रक्चर की डिटरमाइन? कि जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है, किसी कंपाउंड पे डाला जाता है, तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है और स्पेक्ट्रम जो मिलता है उससे अपन को क्या होता है? उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, उस कंपाउंड की एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें पता चलता है। और जो स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त होता है और उससे जिस चीज के बारे में अपन को जानकारी मिल रही है, जिस स्पेक्ट्रम के बारे में अपन को जानकारी मिल रही है कि वो कंपाउंड कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उस सारी चीजों को जो पढ़ते हैं उसको ब्रांच को ही अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो मैं लिखना चाहूँ अगर इसकी डेफिनेशन, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट में, तो पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स with the interaction of electromagnetic radiation, ठीक है भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ द मैटर with the help of spectrum we can identify the structure of organic and inorganic compound. With the identify of the structure of organic or inorganic compounds. इतनी बात अपन को पता चल गई। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अपन को पता कैसे चल रहा है। अब जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये मान लिया ये कोई सोर्स है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है और वो इस पे डाल रहे हैं अपन रिएक्टर पर, हाँ। तो बहुत सारी क्या होती है, मतलब ये जो विकिरणें होती है अलग अलग सेकेट्रेट होती है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी होता है और इमल्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है और बहुत सारी टर्म्स होती है। इनफ्रैक्शन भी होता है, इनफ्रैक्शन भी होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपर किसी भी मैटर यानी कि ये मैटर है, यानी पदार्थ जिसे बोल सकते हैं अपन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स के द्वारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन मैटर पे डालते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे मतलब वो होती मेनी चेंजेस आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, इमल्शन, अब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें होती है। बट ये सब चीज़ें तो होती है, लेकिन अपन को जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो केवल इमल्शन और एब्जॉर्प्शन की वजह से मिलता है। यानी कि उत्सर्जन और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, यानी कि विकिरणों का उत्सर्जन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। उत्सर्जन और अवशोषण से ही अपन को स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसकी अगर अपन लिखना चाहें तो लिखो यहां पे व्हेन ए बीम लाइट, ठीक है, व्हेन ए बीम लाइट, बीम ऑफ लाइट ना, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विथ द मैटर, विथ द मैटर, तो क्या होता है विद द मैटर, मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस, मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस। नोट्स बनाते चलना भाई बच्चों, बहुत बढ़िया नोट्स। बोथ इन द मैटर, मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस बोथ इन द मैटर, in the matter and light कैसे? फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन, इमल्शन और एब्जॉर्प्शन। ये सारे चेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर देखे जाते हैं। बट ए स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड हम देखते हैं we have a to focus and absorption and emission, ठीक है भाई। when a beam light strike with the matter many changes takes place both in the matter and light, that is reflection, infraction, diffraction, emulsion, absorption, ये सब चीजें होती है। we have to focus and absorption and emulsion, कि अपन को ये सब चीजें मिलती है, लेकिन अपन को स्पेक्ट्रम किससे मिलेगा? केवल और केवल ऑब्जर्प्शन एंड इमल्शन से, अवशोषण और उत्सर्जन से ही अपन को क्या मिलता है भाई? उसका अपन को स्पेक्ट्रम मिलता है। उतारो। अब बात करते हैं अपन कि एब्जॉर्प्शन और इमल्शन जो होता है वो अपने एनर्जी लेवल में क्या करता है भाई? एग्जिस्ट करता है, क्वांटाइज होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो क्वांटम मैकेनिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स की ही एप्लीकेशन है। तो अपन यहां पे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड इमल्शन, absorption and emission of the energy is possible if quantized energy levels exist।
एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो अपन बोल सकते हैं इसको दैट्स वाई स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की ही क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। पहली बात क्या थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ द मैटर विथ द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम वी कैन आइडेंटिफाई ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और मतलब क्या हुआ कि अपन किसी भी मैटर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो वहां से एक स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम मिलता है तो उससे अपन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। दूसरी बात थी कि जब सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर पे डाली जाती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, इन्फ्रैक्शन, ये सब चीजें होती है। तो इनमें से जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है उनके द्वारा ही स्पेक्ट्रम को देखा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है भाई। तो जब एब्जॉर्प्शन इमिशन क्या करते हैं, अपने एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटाइज हो जाते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एक प्रकार की क्वांटम मैकेनिक्स की ही क्या है, प्रॉपर्टी है। हाँ भाई, आगे बात करता हूं मैं। एक वर्ड्स आ रहा है अपने पास, अपन को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, जिसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यह कोई वेव है, तरंग है, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब कि क्या होता है कि ये इस वेव में जो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होता है, साथ ही इनके साथ ही विकिरणों की जो डायरेक्शन होती है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है कि जो तरंग होती है, वेव होती है, वो क्या होती है, इनके अंदर, वेव के अंदर मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ ये दोनों जो होती है, ये क्या होती है, रेडिएशन की डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है भाई। मतलब डायरेक्शन भी इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये जो होता है ऐसे होता है और ये एक ऐसा होता है, तो ये क्या करे, एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब वेव ऐसे चलती रहती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. EMR consists of oscillating electric field and magnetic field which are perpendicular field which are perpendicular electric field and magnetic field which are perpendicular to each other, ठीक है भाई, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड also perpendicular to the direction of propagation. मतलब ये डायरेक्शन के भी क्या उससे होती है, परपेंडिकुलर होती है. अब अपन को पता है यहाँ से ये जो क्रॉस्ट और ब्रस्ट होती है, ग्रत और स्रत, तो ये होती है लैम्डा. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा. तो अकॉर्डिंग टू प्लांक क्या होता है, E बराबर एच म्यू, और म्यू यहाँ पे क्या होता है, C अपॉन लैम्डा. तो अपन क्या लिख सकते हैं, E बराबर एच C अपॉन लैम्डा. तो क्या हुआ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, म्यू के, और एनर्जी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लैम्डा के. यानी कि एनर्जी जब बढ़ेगी तो आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वेव क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो ये तो ये क्या होती है यहाँ पे एनर्जी, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई. अब क्या होता है यहाँ पे, जो ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन बोलते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ट्रांजिशन हो तो उसे मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन बोलते हैं. तो अगली बात क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ए ट्रांजिशन is produced by an electric field. अगर ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, भाई, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन. और एंड द ट्रांजिशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. A transition is produced by the magnetic field is called magnetic dipole transitions. इतनी बात समझ में मेरी, कि जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशंस बोलते हैं, और जब ट्रांजिशन अगर किसके द्वारा हो, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो उसे किससे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन. अब मिटा दूं इसको, ठीक है भाई.
अब बात करूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो होता है वो क्या डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट किस पे होता है, डोमिनेटिंग टू द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ट्रांजिशन एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन वो होता है NMR पर, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्व। ठीक है भाई, तो अपन बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन होता है वो डाइपोल जो होता है वो मैग्नेटिक ट्रांजिशन से 10⁵ गुना मोर इंटेंस होता है। फिर डाइपोल ट्रांजिशन, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन 10⁵ टाइम मोर इंटेंस होता है। तो अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इसको लिख सकते हैं ये वेक्टर, एनर्जी का वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा C मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। यहाँ पे C क्या होगा, वेव नंबर। C क्या होगा यहाँ पे, वेव नंबर, या वेव स्पीड, वेव नंबर नहीं सॉरी स्पीड। ठीक है, तो इतनी बात अपन ने समझी। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट उतार लिया भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन डोमिनेंट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन डोमिनेंट टू द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन NMR इन्वॉल्विंग। ठीक है, तो अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक ट्रांजिशन से 10⁻⁻5 टाइम मोर इंटेंस होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अब अगला बात करते हैं अपन इसमें स्पेक्ट्रम के रीजन्स के बारे में। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम के रीजन। तो जो पहली बात रेडियो वेव एक माइक्रोवेव होती है। ठीक है भाई, फिर होती है IR, फिर होती है UV विजिबल, फिर होती है UV, फिर होती है एक्सरे, फिर आती है गामा रे। ये क्या होती है, रीजन्स होते हैं, माइक्रोवेव रीजन, रेडियो वेव रीजन। तो अपन को पता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल E इज म्यू और E एनर्जी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होती है। तो जब इधर से इधर चलते हैं अपन तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, जब डिक्रीज हो रही है इधर से इधर जाने पे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इधर से इधर जाने पे इंक्रीज होती है। ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है भाई,
तो अपन अब बात कर रहे हैं एक चीज़ की, बेसिकली इन सब चीज़ों को मतलब रेडियो वेव, फिर आई मोलिकुलर माइक्रोवेव, एक IR विजिबल, और ये हो गया UV, एक हो गया एक्सरे, एक हो गया गामा रे। अब ये तो हो गए रीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। क्या हो गए? स्पेक्ट्रम के रीजन। क्या हो गया भाई? रीजन हो गए। और अपन को पता है इधर से इधर चले तो लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज लैम्डा। अब रीजन तो हो गए, अब क्या? टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, वो क्या होगी? रेडियो वेव में अपन किसको पढ़ते हैं भाई? NMR और NQR को, इसके रीजन में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और न्यूक्लियर क्वाड्रोपोलर रेजोनेंस, जो कि ऑर्गेनिक में पढ़ाई करते हैं अपन। माइक्रोवेव रीजन में पढ़ते हैं अपन ESR या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, ESR और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR में पढ़ते हैं अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपन रमन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसमें करेंगे अपन UV में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक्सरे में करेंगे XRD, और इसमें करेंगे गामा में मोसबेयर स्पेक्ट्रो। ठीक है भाई, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब अपनी यूनिट क्या थी? माइक्रोवेव रीजन, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। तो इसमें अपन पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रो, ये करेंगे माइक्रोवेव के रीजन में डिस्कस। ठीक है भाई, ये क्या हुए? रीजन्स हुए कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में पढ़ी जाती है। रेडियो वेव जो होती है उसमें पढ़ी जाती है NMR और NQR। ठीक है भाई, और माइक्रोवेव रीजन में पढ़ी जाती है ESR और रोटेशनल। IR में पढ़ी जाती है वाइब्रेशनल। ठीक है, विजिबल में पढ़ी जाती है रमन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसको भी। ठीक है भाई, UV में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एक्सरे में XRD, और गामा में कौन सी पढ़ी जाती है? मोसबेयर। तो ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। माइक्रोवेव रीजन में टॉपिक था आपका सेकंड यूनिट का पार्ट, ये है सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है MS पैनल में। ठीक है भाई, और प्रीवियस में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगी, ये सारे रीजन्स आ जाएंगे। और ये भाई बहुत मोस्ट टॉपिक होता है केमिस्ट्री के नाम पे। इसमें CSIR नेट में और गेट में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, 50 नंबर का कंट्रीब्यूट होता है कम से कम। ठीक है भाई, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उससे पहले अपन थोड़ा सा देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले एब्जॉर्प्शन और इमल्शन का जिक्र किया था मैंने, तो वो चीज़ एक बार अपन जरूर देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन और इमल्शन क्या होते हैं। तो मैं बता दूं आपको एब्जॉर्प्शन इमल्शन क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद में क्या है? एब्जॉर्प्शन इमिशन रीजन देगा अपने। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम के प्रकार, एक आता था इमिशन और दूसरा क्या आया था? एब्जॉर्प्शन।
अवशोषण और उत्सर्जन। ठीक है भाई, डेफिनेशंस देखो एक बार इसकी क्या होती है इमिशन की, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी पदार्थ पर अपन डालते हैं EMR, तो पदार्थ में उपस्थित अणु परमाणु या आयंस क्या कर लेंगे, पदार्थ में उपस्थित अणु परमाणु आयंस क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा वाले एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं अपनी, तो अपना स्थितित्व प्राप्त करने के लिए क्या आएंगे, वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो फिर वो बची हुई को डिटेक्टर पर भेज देंगे, डिटेक्टर से रिकॉर्डर पर। तो ऐसी प्रोसेस इनमें होती है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। यानी कि देखो इमिशन की बात करता हूं मैं यहां से, तो इमिशन क्या हुआ है, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट हुई है, इसकी एक्साइटेड स्टेट हुई। जब इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस कौन सी स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट में आया। तो एनर्जी इसकी मान लो En और इसकी एनर्जी क्या हो गई Em। ठीक है भाई, तो ये क्या करा, फोटोन को क्या करा, रिलीज करा। तो मैं बोलूं कि ए जो था एक्साइटेड वो क्या हुआ, एक ग्राउंड स्टेट में आया और अपनी एनर्जी को क्या किया, उसने लूज किया। तो यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, एमिशन, एमिशन बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। ठीक है, उत्सर्जन। दूसरी थी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुई कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसी मैटर पर डाली गई, ठीक है, तो मैटर में उपस्थित अणु परमाणु या आयंस, मैटर में उपस्थित अणु परमाणु आयंस क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा का क्या कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। उसके बाद बची हुई को डिटेक्टर पर भेज देंगे, डिटेक्टर पर भेज देंगे और फिर अपन को स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है भाई, रिकॉर्डर पर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट En और Em है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है A, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है A स्टार में। जब इसको अपन एनर्जी फोटोन देते हैं तो ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है यहाँ पे, तो अवशोषण करेगा तो A क्या करेगा, ऊर्जा को लेगा, ऐड होगी और A स्टार में चला जाएगा, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, इस वजह से इसको बोलते हैं एजॉर्प्शन, एजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, अवशोषण। तो यह प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन और इमिशन की। हाँ भाई, फंडामेंटल आइडिया है कुछ, अपने दिमाग में आ ही जाते हैं कुछ फंडामेंटल आइडियाज। तो उसी प्रकार के कुछ फंडामेंटल आइडिया हैं। पहला होता है बोर्स, क्या हुआ, बोहर्स बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अब बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, ठीक है भाई, ये देखेंगे अपन। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है कि जब एक सिस्टम, मतलब एक सिस्टम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले था इमिशन और एब्जॉर्प्शन देखे थे अपन, यानी कि E1 और E2 है एनर्जी लेवल्स। ठीक है भाई, E1 और E2 एनर्जी लेवल्स है दो। तो जब
एनर्जी मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को अपन फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, तो अपन ने दिया था यहाँ पे फोटोन दिया था, यानी कि एनर्जी दी थी, एच में एनर्जी दी थी। अब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी दी तो कंडीशन क्या, बोर्स कंडीशन क्या बोलती है कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो होती है ना, वो किसके बराबर होती है, इन दोनों एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो किसके, जो दी गई एनर्जी है, यानी डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 जो होती है वो दी गई एनर्जी के इक्वल होती है। यानी बोर्स की कंडीशन ये थी कि जब किसी एनर्जी लेवल्स में ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं अपन, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी किसके बराबर होती है, दी गई एनर्जी के बराबर होती है। यानी दोनों स्टेट की डिफरेंस के एनर्जी के बराबर होती है, दोनों डिफरेंस जो एनर्जी है उसके बराबर होती है। इसी प्रकार एक ये था, नीचे आया था और रिलीज हुआ था एच में, तो ये क्या था, ए स्टार से ए, E1 से E2, तो इसकी भी जो एनर्जी थी डेल ई, जो दोनों स्टेट की एनर्जी E2 माइनस E1 वो किसके बराबर होगी, एच में की। ठीक है भाई, तो ये बातें इसमें डिस्कस करेंगे अपन। ये बातें अपन कल डिस्कस करेंगे, बाकी की बातें बोर्स फ्रीक्वेंसी और इसकी और कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन रूल्स क्या है, ये सब सारी बातें अपन कल डिस्कस करने वाले हैं MSc फाइनल पीरियड्स में। स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे डिटेल्स पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।